Hello students, I am Sanna Chavriya. Today we will continue the lesson number 1 from your economics book. The name of the lesson is Graphs in Economics, Computer Technology. A student of economics is aware of the word computer. We may have used a computer frequently in our school, and some of us might also have having a computer at home. Oh, today even smartphones perform several functions of a computer. We can use various programs of a computer technology in our studies like। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में। एक्चुअली जो है इकोनॉमिक्स की स्टडी में टेक्नोलॉजी का काफ़ी हद तक यूज़ होता है। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने समझ लिया था कि अलग अलग जगहों पे हम नाउअडेज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, और यही चीज़ बताई हुई है कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कंप्यूटर वर्ड नया नहीं है। ऑब्वियसली हम फ्रिक्वेंटली हमारे स्कूल्स में कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, और बहुतों के तो घरों में भी कंप्यूटर है। और आजकल के जो स्मार्टफोन्स हम एवरीडे बेसिस पे यूज़ करते हैं, वो भी ऑब्वियसली कंप्यूटर के बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, जो हम रेगुलर बेस पे रेगुलर लाइफ में यूज़ कर ही रहे हैं। ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स में भी यूज़ की जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रेजेंटेशन। Complicated economic information data and difficult theories of economics can be easy by expressing in a PowerPoint presentation. For example, the entire topic of budget can be highlighted in 3 slides. One can give the meaning and 2 accounts in a budget and the meaning. Another can show the example of the content of budget and how it is presented. And the third slide can give the trend of budget in our country, or can give the actual budget of the government of for a recent year. एक्चुअली जो है ना, विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे कि आपको पता है, हम स्लाइड शो कर सकते हैं, और जो भी हमारे इंफॉर्मेशन या डेटा हैं हम इजीली वो शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। तो जो है उससे क्या होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में अगर हम वो डिफ़िकल्ट थियोरीज़ को या इंफॉर्मेशन या डेटा को हम ईजी वे में पावर पॉइंट में प्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो, जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि सपोज़ करो हम बजट का टॉपिक लेते हैं, उसको हमें 3 स्लाइड्स में शो करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो हम सपोज़ करो पहला स्लाइड है, उसमें हमने मीनिंग एंड 2 अकाउंट्स बजट के दिखा दिए। दूसरा स्लाइड शो था, उसमें हमने एग्ज़ाम्पल बता दिए बजट की, बजट में क्या क्या कंटेंट किया वो प्रेजेंट कर दिया। और थर्ड स्लाइड में हमने बजट की ट्रेंड को ही बता दिया, या गवर्नमेंट की जो रिसेंट ईयर का जो बजट है, एक्चुअल बजट है, वो शो कर दिया। तो इस तरीके से एक टॉपिक को अलग अलग साइड्स में प्रेजेंट करके जो है ईजीली आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, और वो विथ प्रेजेंटेशन दे सकते हो। और ऑब्वियसली ये प्रेजेंटेशन जो है पावर पॉइंट, ऑब्वियसली सब बच्चों को तो मेरे हिसाब से आता ही होगा पावर पॉइंट कैसे किया जाता है, उसमें स्लाइड शो कैसा किया जाता है, और वही स्लाइड शो इस इकोनॉमिक्स थियरी को प्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो ये आपके लिए कुछ नया टॉपिक नहीं है, आई थिंक सबको आता ही है। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कशीट, जो भी आपको आती है, एक्सेल में काम करना आप लोगों को आता है। तो economics deal with lots of data. Researchers sometimes deal with data and thousands of observation. For instance, if we do a survey on a number of items produced by small scale industries in India, we may get thousands of observations. Such data must be entered in an Excel sheet, and this sheet can process the data for any formula at any one click. For example, it gives us sum total, average, correlation, and much more. Excel sheets are almost an important tool for processing data in economics. We can also obtain various figures for the data in the Excel sheet. अब जैसे कि एक्सेल शीट में क्या होता है कि आप नंबर ऑफ़ डेटा उसमें एंटर कर सकते हो। ऑब्वियसली जो है इकोनॉमिक्स में जब डेटा लिए जाते हैं, उनका जो नंबर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो जो रिसर्चर्स होते हैं समटाइम्स जो है इन ऑब्जर्वेशन के साथ डील करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सर्वे कर रहे हों, ठीक है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उसके लिए हम कुछ सर्वे कर रहे हैं,
और उसमें हम जो है उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ या कुछ अलग अलग डिटेल्स हम जो है उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डालना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम उसके लिए अगर वो डिटेल डालने जाएंगे तो थाउजेंड ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगे। तो उन थाउजेंड ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप एक्सेल शीट में क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं डेटा को, और उसमें सपोज हमें टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है या कोई और कोरिलेशन करना है, तो एक छोटी सी फॉर्मूला एंटर करके एक क्लिक के साथ पूरे जो डेटा दिए हुए हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं और वो ईजी हो जाता है। और ऑब्वियसली एक्सेल शीट में जिसने काम किया है ऑब्वियसली उसको नॉलेज होगा ही, आई थिंक आप सबको है कि किस तरीके से एक ही क्लिक पे एक फॉर्मूला सिर्फ हम ऐड कर देते हैं तो हम पूरे के पूरे डेटा रिसीव कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो है बहुत इजी वर्क हो जाता है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। Next topic is diagrams and graphs. There are several programs in a computer which help us to draw diagram and a graph which are frequently used in economics. There are simple drawing tools in a Word file which can be used to draw simple freehand figures like a simple downward sloping or upward sloping down demand or supply curve. Excel sheet plots almost all type of diagrams and graphs for the data which we enter in the worksheet. We must only know the formula for doing so and give the relevant command. एक्चुअली डायग्राम एंड ग्राफ भी हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से बना सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो डायग्राम को बनाने में, ग्राफ को फ्रीक्वेंटली इकोनॉमिक्स में बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट यानी बिकॉज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हम जो है उसको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। और इतना ही नहीं, जैसे कि अगर हम बात करें वर्ड फाइल की, तो वर्ड फाइल में भी सिंपल ड्राइंग टूल्स होते हैं, जैसे कि हम फ्री हैंड से डिमांड एंड सप्लाई कर्व की डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अपर स्लोपिंग कर्व्स को शो कर सकते हैं। एक्सेल शीट में ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ डायग्राम्स हम प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वर्कशीट में भी हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम्स को बना सकते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर हमें एग्जैक्टली उसकी फॉर्मूलाज एंड रिलेवेंट कमांड्स का नॉलेज है तो डायग्राम एंड ग्राफ जो है हम कंप्यूटर्स में बना सकते हैं। और ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स की स्टडी में आपने पहले भी देखा है, चैप्टर ही हमारा ये है ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स, तो उसमें ग्राफ का इंपॉर्टेंस समझाया हुआ है कि किस तरीके से ग्राफ के थ्रू हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की नाउअडेज काफ़ी डिमांड है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू वो वर्क ईजी हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज टूल्स। We use plenty of study material in economics. Such material becomes useful in higher studies in economics for research. We need space and carefulness to preserve such material in the form of physical notebooks or books. There is a fear of losing such material owing to moisture, pests, etc. But we can preserve all such material in a computer. Besides, it can be carried anywhere by transferring it in a hard disk or a pen drive. By transferring it in email, Dropbox, Google Drive, DigiLocker, etc., we can access this material and read it in any part of the world. Thus, study materials can be preserved with the help of computer technology. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है वो है स्टोरेज टूल्स। स्टोरेज टूल्स जो है ना यानी क्या है कि जैसे कि हम अगर इकोनॉमिक्स में कोई स्टडी कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है। अगर हमें इकोनॉमिक्स को स्टडी करना है, इवन कोई भी सब्जेक्ट पे हमें स्टडी करना हो तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल की नीड होता है अगर वो हमें डीपली रीड करना है तो, या डीपली उसका नॉलेज लेना है तो ऐसे मटेरियल जो है रिसर्च सेंटर्स में एंड इकोनॉमिक्स की स्टडी में हायर यूज़फुल होते हैं, और उनको हमें प्रिजर्व करके रखना है तो हमें बहुत सारी केयर की ज़रूरत है उनको प्रिजर्व रखने के लिए। या जो है हमें नीड होती है बहुत सारे स्पेस की, क्योंकि बुक्स एंड जो भी नोटबुक्स हैं वो फिज़िकल फॉर्म में अगर हमें बनाए प्रिजर्व करके रखना है तो बहुत बड़ा स्पेस चाहिए और केयरफुल भी चाहिए। यानी जैसे कि अदर मॉइस्चर होता है या पेस्ट की वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। जैसे कि कई बार होता है ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से या नंबर ऑफ़ टाइप के पेस्ट होते हैं वो उन बुक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उनसे हमें क्या करना चाहिए, वो प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और वो प्रिजर्व में ईजीली कंप्यूटर में कर सकते हैं।
और जैसे कि हमें जैसे कि नाउअडेज़ आपको तो ये नॉलेज है कि हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव का हम बहुत हद तक यूज़ करते हैं ट्रांसफ़रिंग डेटा करने के लिए। इवन उतना ही नहीं, बहुत सारे नाउअडेज़ तो यानी सीधा सीधा गूगल पे भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, हम जैसे कि गूगल ड्राइव, डिजी लॉकर, ड्रॉप बॉक्स, ईमेल को यूज़ करते हैं, डेटास को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं और उनको स्टोर भी इजीली कर सकते हैं। तो ये मटेरियल जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से इजीली हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसका भी ये बेनिफिट है कि हमें उसको प्रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं होती। Next one is other tools. Statistical programs like SPSS, Shazam, eViews, SAS, etc. have developed to do almost all type of processing for lakhs of observation in minutes by entering the right formulae. Research institutes by such programs, there are very expensive. However, certain softwares like Grattle, PSPP, or etc. can be obtained free of cost through the internet. Nowadays, all these functions of a computer are also available on smartphone and tablets. ये ऑल टाइप की एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम करने हो तो ये एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है ऑब्वियसली जो है नंबर ऑफ़ लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 1 मिनट पे सॉल्व करके देती है अगर हम राइट फॉर्मूला को एंटर करते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये क्या करते हैं, ये टाइप के प्रोग्राम्स को वो परचेज़ कर लेते हैं या सॉफ्टवेयर को परचेज़ कर लेते हैं और ऑब्वियसली काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं ये सॉफ्टवेयर्स, पर फिर भी एक जो है इंटरनेट के थ्रू हमें ये ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि ग्रेटल है, PSPPR है, तो ईज़िली सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम फंक्शंस कर सकते हैं। और नाउअडेज़ तो स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स पे भी ये फंक्शंस पॉसिबल है। तो ये एक नहीं बल्कि बहुत नंबर ऑफ़ लेवल तक इसके प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को कितनी हद तक हम यूज़ करते हैं और कितनी हाईली लेवल पे वो यूज़ होता है। पर कंप्यूटर को यूज़ करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, प्रिकॉशंस हैं हमें रखनी पड़ती हैं, वही दिया हुआ है आगे नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। Computer is an aid in studying and it is not a study material by itself. It helps to make the process of studying easier and faster, but it doesn't replace the process of studying. If we do not use the right commands in a computer, we may end up losing our material. We may also end up getting incorrect graphs or data processing if we do not know the correct formula or a command. एक्चुअली कंप्यूटर क्या है, स्टडिंग में एक बेनिफिट की तरह है, पर ये कंप्लीट सेंस में एक स्टडी मटेरियल नहीं है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर को रिप्लेस कर सकते हैं कि चलो भाई हम ऐड ऑन कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी सपोज़ करो हम ऐसा चाहें कि चलो भाई टीचर्स को हटा दो, कंप्यूटर्स को रख दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है भाई विदाउट कोई गाइडिंग पर्सन। तो गाइडिंग पर्सन तो होना ज़रूरी है, पर कंप्यूटर एक ऐड है, एक बेनिफिट है जो खुद एक स्टडी मटेरियल नहीं बन सकता, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है भले ही इजी है, भले ही फास्ट है, पर हम उसको टोटली स्टडी के लिए रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अंडरस्टैंड करवाने के लिए कोई ह्यूमन बीइंग का, कोई गाइडिंग पर्सन का होना ज़रूरी है। अगर हम कंप्यूटर को राइट कमांड ना दें तो हम ऐसा अपना मटेरियल भी खो सकते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दे तो हमारी जो डेटा प्रोसेसिंग है वो गलत हो सकते हैं, ग्राफ हमारा प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है अगर हम उनको राइट कमांड एंड राइट फॉर्मूला कंप्यूटर को नहीं देते। एज यूजुअल आपको पता है कंप्यूटर में आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को नहीं दी तो आंसर भी आपका रॉन्ग ही आने वाला है। तो इसी तरीके से हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो बहुत ही बेहतर तरीके से यूज़ करें, परफेक्ट वे में यूज़ करें। Next topic is internet technology. Internet is another facility created by digital technology which all of us have used from time to time. The use of internet in economics can be summarized in the following chart. अभी इंटरनेट जो है एक अनदर फैसिलिटी है डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसमें हम सब जो है टाइम टू टाइम जो है उसको यूज़ करते आ रहे हैं, और इसको नीचे दिए हुए चार्ट में जो है समराइज़ करके बताया गया है कि किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। इसका पर्पस भी बताया हुआ है, मैनर इन विच इंटरनेट हेल्प करता है वो भी बताया हुआ है, जैसे कि ट्यूटोरियल्स। सम एजुकेशनल वेबसाइट्स पुट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विथ वर्कशीट्स ऑन द पेपर एक्सेस लिंक। वी कैन व्यू सच प्रेजेंटेशन एज अ ट्यूटोरियल्स।
यानी कई बार एज ए ट्यूटोरियल जैसे फंक्शन करते हैं, जो अपनी टीचिंग इंफॉर्मेशन जैसे स्टूडेंट्स को देते हैं, इसी तरीके से हम नेट को एज ए ट्यूटोरियल यूज़ कर सकते हैं। कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स होती है, वो क्या करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना देते हैं और अपनी स्टडी मटेरियल जो है उन एक्सेस लिंक के साथ ऐड कर देते हैं और उसकी प्रेजेंटेशन एज ए ट्यूटोरियल यूज़ होती है, जैसे कि नाउअडेज हम एट प्रेजेंट यही कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्टिव लर्निंग। सम वीडियोस ऑफ लेक्चर बाय एक्सपर्ट्स आर पुट ऑन एन एक्सेस sites by some educational institutions. Some institution create live lectures available to students. We can register on these sites and we can listen to a lecture on a net like we do in our classroom. Example, lectures by experts are available in economics and other subjects. एक्टिव लर्निंग यानी क्या होता है, ये लेक्चर जो है कई बार एक्सपर्ट जो है खुद सेट कर देते हैं और सीधा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनको लिंक भेज देते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, उन साइट्स पे रजिस्टर कर देते हैं और वो लेसन जो लेक्चर जो है जैसे क्लासरूम में सुना जाता है, ऐसे नेट फैसिलिटी के थ्रू लाइव लेक्चर सुन सकते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स या बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हम ये लाइव लेक्चर्स का एक्सपर्टाइज नॉलेज ले सकते हैं, यानी एक एक्टिव लर्निंग ले सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। Reading material. Numerous books are available online free of cost for reading. Some good research articles, copies of journal, etc. are also available for reading. Some articles, books and journals can be accessed by paying some annual fees on those websites. These materials are called e-books और e-journal. जैसे कि आपको पता ही है, नाउडेज ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स हमें अवेलेबल की जाती हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेते हैं उनकी पीडीएफ्स को, और जैसे कि कुछ आर्टिकल्स हैं या जर्नल्स की कॉपीज़ हैं वो भी हमें रीडिंग के लिए मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो टेक्स्ट बुक होते हैं जो एज़ यूजुअल जैसे कि हमारी गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग या इवन सेंट्रल बोर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी जो भी आप चाहो वो सारे बुक्स आपको अवेलेबल होते हैं, और इन वेबसाइट पे एनुअल फ़ी आप भरते हो और उसके बेसिस पे आप ये मटेरियल इजीली बुक्स मिल सकते हैं, जैसे हम ई बुक्स या तो ई जर्नल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पर्पज़ है इंफॉर्मेशन पर्पज़। By merely searching we can get information on university offering degrees in economics or any other information about any subject. कई वजह है जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं या अलग अलग कॉलेज स्कूल्स हैं जो वो अपनी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं इन लिंक के साथ, इन इंटरनेट फैसिलिटीज़ के साथ जो इजीली हम रिसीव कर सकते हैं, यानी इकोनॉमिक्स का भी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। देन है मिसकैलेनियस। We can get goods by economics, name of reference book, etc. can on also on internet by using the search engine. जैसे कि सर्च इंजन को यूज़ करके हम अलग अलग इकोनॉमिक्स या उनके रेफरेंस बुक को भी ले सकते हैं। जैसे कि कई बार हम कोई ढूंढ रहे हैं बुक पर हमें वो बुक नहीं मिल रही है तो हम उसके रेफरेंस बुक ले सकते हैं कि चलो भाई हमें ग्रामर का बुक चाहिए पर उसके रेफरेंस में कौन सा ऐसा बेस्ट ऑथर है उसका हमें बुक को यूज़ करना चाहिए, तो वो रेफरेंस हमें मिल सकता है वहाँ से सर्च इंजन से। Then सबसे important data. Economic uses a lot of secondary data. For instance, we use data on a budget of government, banking, agriculture production, value of export and import, poverty, employment, industrial production, and many others. These data can be accessed from authentic websites. For example, authentic site for data on banking in India is official website of Reserve Bank of India. For export and import is website of Ministry of Commerce and Industries of Government of India. Budget related information from Ministry of Finance, Government of India, and so on. Some organization and agencies functioning at the national and international level also collect, publish as well as put data on website. For example, CSO, NSSO, WHO, UNO, CMIE, ILO, IMF, World Bank, and so on. By authentic data is mean data is which is published by recognized search engine institution after doing comprehensive research. अभी ऑथेंटिक डेटा क्या होता है? ऑथेंटिक डेटा यानी ऐसे डेटा जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पूरी स्टडी करने के बाद जो है पब्लिश किए गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑथेंटिक डेटा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आपने देखा है बहुत सारे डेटा जो है यूज़ किए जाते हैं,
जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करें, इतने सारे डेटा होंगे, बैंकिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू, पॉवर्टी लेवल को जानना हो, एम्प्लॉयमेंट की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेनी हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या मैनी अदर बहुत सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं जिसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे डेटा अवेलेबल होंगे। तो ये डेटा जो है हमें ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं। अभी ऑथेंटिक वेबसाइट यानी नीचे मैंने बताया, नीचे इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में दी हुई थी कि ऐसी डेटा जो पब्लिश हुई है पर किसके द्वारा, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिन्होंने एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली है, दैन ही वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कौन सा सर्वे करेगा, सेंसस ऑफ इंडिया। तो सेंसस ऑफ इंडिया एक ऑथेंटिक वेबसाइट हुई जो ऑथेंटिक यानी रिलायबल सोर्स हुआ जिसके थ्रू हम वो डेटास को रिसीव करें। इन द सेम मैनर जैसे कि बैंकिंग की ऑथेंटिक साइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू होगी। इसी सेम मैनर में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया का जानना हो तो ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसको ऑथेंटिक रिसोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन देंगे, या इंडस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वो रिसोर्सेज के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड इवन जो है सपोज बजट के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंक्शन है, वो ये लोग हैंडल करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज हैं जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती हैं, जो अपनी वेबसाइट्स पे डेटा पुट ऑन करती हैं। जैसे कि एग्जांपल दिए हुए हैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि CSO, NSSO, WHO, UNO, CMIO, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक। तो ये सारे ऑथेंटिक वेबसाइट्स के थ्रू हमें डेटास देती हैं, तो जो हमें नेट के थ्रू मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से देखा कि इस तरीके से इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इतने सारे पर्पजेस हैं जिसके लिए वो यूज़ होता है, एज ए ट्यूटोरियल, एज ए एक्टिव लर्निंग, एज ए रीडिंग मटेरियल, एज ए इंफॉर्मेशन, एज ए मिसकेलेनियस, और एज ए डेटा फॉर्मेशन। ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ों का आपको नॉलेज है ही पहले से ही, पर फिर भी एक होता है ना कि रिविजन के फॉर्मेशन में दिया हुआ है। कॉशन इन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन, जैसे कि एजुकेशन के लिए हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बी अवेयर होना चाहिए। Like computer and internet is also an only a tool. It cannot be replaced books or teachers or our own thinking and reasoning. A lot of substandard material, irrelevant information, misleading information, plagiarized articles are found on internet. अब जैसे कि कंप्यूटर के तरह ही इंटरनेट भी एक सिर्फ छोटा सा टूल है जिसको हम टीचर्स एंड बुक्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। बहुत सारा स्टैंडर्ड मटेरियल, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, या ऐसी प्लेगराइज आर्टिकल्स यानी जो किसी और ने दी हुई है स्पीच हम किसी और को पास ऑन करते हैं, तो ये कई बार ये ऐसे आर्टिकल जो है इंटरनेट पे मिल जाते हैं हमें, तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। रीडर्स को ये ध्यान रखना चाहिए अपनी विजडम के थ्रू, जो है अपनी सयानेपन के थ्रू क्या करना चाहिए, इस इंटरनेट पे जो भी ऑथेंटिक मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई प्रॉपर करना चाहिए। ओनली ऑथेंटिक वेबसाइट्स को ही हमें यूज़ करना चाहिए। आगे क्या दिया हुआ है, वी मस्ट अवॉइड यूजिंग दोज, रीडर्स मस्ट हैव द विजडम ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑथेंटिक material on internet. Only authentic website must be referred to, otherwise we may end up getting mislead। यानी हमें इन चीज़ों को जो मिसलीडिंग हो रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। जो रीडर्स हैं उनको अपना क्लेवरनेस दिखाना है जब भी वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, तो ऑथेंटिक वेबसाइट के थ्रू ही करो जिसके आप बिलीव कर सकते हो। ऐसे ही वेबसाइट पे जाके आप उनमें से इंफॉर्मेशन लो, सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट को ही रेफ़र करो, वरना शायद मिसलीड हो सकते हो आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेटा सीरीज, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। सम अथॉरिटीज़ एंड एजेंसी लाइक लेबोरेटरी रिसर्च सेंटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा इन्वॉल्व इन कलेक्शन and publication of information and data pertaining to macroeconomic indicators put huge data content in compact disk and sell those for researchers and educational institutions. Such series are used by
education institution, research institution, etc. for their studies. Some such data series frequently used in the economics are CD of National Income Accounts of India, CD of Census of India, CD of Annual Survey of Industries in India, CD of NSSO yani National Sample Survey Organization, CD of data pertaining to any ministry in India which are provided by the statistical department of respective ministries, and some agencies like CMIE, IE Center for Monitoring and Indian Economy also creates data software which can be purchased only by research institutes corporation as they are very expensive. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें डेटा जो हम सीडी के फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑथोरेटिव एजेंसीज होती हैं, लैबोरेटरीज होती हैं, रिसर्च सेंटर्स होते हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, तो उनको ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली शेयर करनी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो पूरा कलेक्शन करते हैं उस इन्फॉर्मेशन का, नंबर ऑफ़ टाइप के डेटास के बेसिस पे वो वर्क करते हैं, और वो कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी में वो एंटर करते हैं और वो रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को वो प्रोवाइड करते हैं। और ये सीरीज़ जो है अलग अलग लोगों के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, लेबोरेटरीज के लिए भी ये बनता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे बनाई जाती हैं, एज ए स्टडी मटेरियल यूज़ होता है। फ्रिक्वेंटली हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी बहुत सारी सीरीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया को जानने के लिए सीडी अवेलेबल है, सेंसस ऑफ इंडिया को जानने के लिए भी अवेलेबल्स होती हैं। इसी तरीके से एनुअल सर्वे करना हो इंडस्ट्रीज़ का, उसके रिलेटेड होता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वो अपने सीडी शेयर करते हैं। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन देती है, वो भी सीडी के फॉर्मेशन में है। और कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जैसे कि सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो वो भी अपने अलग अलग डेटास को एंटर करते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर में, और रिसर्च इंस्टीट्यूट और कॉरपोरेशन को वो बेचते हैं। हालांकि ये काफ़ी महंगी होती हैं क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं इन सीरीज़ में, तो ऑब्वियसली कुछ इंस्टीट्यूशन और कॉरपोरेशन उसको परचेज भी करते हैं जिनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। Difficulty in using data series. Since the data series and software contain a huge size of data, these becomes complicated to use. There are several sheets in the CD and one must have the knowledge regarding the search and relevant data sheet and give the relevant data. एक्चुअली सीडी में भी जब डेटा एंटर किए जाते हैं तो उसमें साइज़ जो है काफ़ी बड़ा होता है उन डेटास का, तो ये उनका यूज़ करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बहुत सारे ऐसे शीट्स हैं जो यूज़ होते हैं, तो एज अ सीडी तरीके सीडी में हम उसको यूज़ करते हैं। तो हर एक पर्सन को ये नॉलेज होना चाहिए कि हम उनको कैसे यूज़ करें और रिलेवेंट जो डेटाज हैं उसको कैसे सर्च करें, क्योंकि अगर रिलेवेंट डेटा अगर कई बार ना मिले तो उस पर भी डिफ़िकल्टीज अराइज हो सकती हैं। तो एक को पर्सन को नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, उसको भी कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। बाकी के लेसन जो हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।